ना आप समझो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब देखो, अगर मैं सिंपली बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग भी, या मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है, आपके फाइनल के जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ग्रुप में एटलीस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब बिना एफर्ट होता ना, एक तो हमें बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, ऐसा कुछ बिना एफर्ट के इजी वे के अंदर हम जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो हमारे लिए एससीएम। मतलब आप लोगों को उतने एफर्ट्स नहीं देने जितने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, वेदर अदर सब्जेक्ट जितने भी अपने, उनसे तो अगर आप आधे एफर्ट भी दोगे, तो आप इजीली इसके अंदर एग्जामिशन में उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अब आपका पेपर पैटर्न सबसे पहले क्या है, देखो, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज आएंगे। कितने? 15 एमसीक्यू ऑफ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको सॉल्व करने ही नहीं है। अब सीधे सीधे आपके क्या आएगी, एक ओएमआर शीट आएगी, उसी कॉपी के अंदर आपको सही आंसर को फिल करना है, जैसा आप फाउंडेशन वगैरह में करते थे उसी तरह से। मतलब अब सॉल्विंग का पार्ट रहा ही नहीं। अब इसके अंदर जनरली क्या होता है, मेजॉरिटी केसेस में जो कॉस्ट वाला पोर्शन है उसमें से 9 एमसीक्यू आते हैं, और जो ओएम वाला पोर्शन है उसके अंदर से 6। मेजॉरिटी केसेस में यही देखा गया है। बाकी डिपेंड करता है कि हाँ 10 5 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन होंगे आपके कॉस्ट वाले पोर्शन से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये ओएम वाले पोर्शन। अब आपकी देखो, हमेशा जब आप फाइनल में हो ना, तो आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है। आ रही बात समझ में? आप लोग डे 1 से पहले ये टारगेट करो कि किन-किन चैप्टर से किस-किस तरह से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, और उसको उसी तरह से प्रिपेयर। अब यहाँ से कंप्लीटली ये 7 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? एनी 5 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि सेक्शन ए भी ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो 3 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन इसमें से अटेंड कर लो। आप चाहो तो 4 के 4 ये अटेंड करके 1 क्वेश्चन ये अटेंड कर लो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपका अपना पर्सनल कॉल होता है कि हमें किस तरह से मैनेज करना है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर भी अभी तक जो ऑब्जर्व करा मैंने, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, अभी तक तो सेम ही है। आपके पास जो चैप्टर्स हैं, देखो, जब बात करें फर्स्ट, अगर हम इस कॉस्टिंग बात को 60% है, बट हाँ 60% कहने के लिए है। आपको पता है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 98 मार्क्स तो आपके हो गए सब्जेक्टिव, और 30 मार्क्स के क्या हैं? टोटल कितने हो गए? 128 मार्क्स। उसमें से हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है सही से। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं बात करूँ 14 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो 56 मार्क्स के तो यहीं पे आ गए, और ऑलमोस्ट 18 मार्क्स के आपके क्या आ रहे हैं, एमसीक्यू। तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 74। ठीक है, चलो। तो अब क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूं, चैप्टर वाइज, देखो, फर्स्ट थ्योरेटिकल है, इसमें से थ्योरी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर आती है कोई एक क्वेश्चन थ्योरी का, तो आएगा सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन, मतलब जो 8 क्वेश्चन होगा वो आपके थ्योरी का रहेगा। सेकंड, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें से आपके एक क्वेश्चन फिक्स आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है। चलिए नोट नंबर कौन सा हो गया वो, फिक्स पैटर्न पे। अब यहाँ पे आपके पास क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट में 4 चैप्टर हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको चेक करना है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में फिक्स है, एक क्वेश्चन मतलब इसमें 2 पार्ट ही आएँगे आपके। अगर आप ऑब्जर्व करते हो पेपर्स को, पास्ट ईयर पेपर्स को, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही आएँगे कन्फर्म। कौन-कौन से? तो एक तो आएगा स्टडी नोट नंबर 2 में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद में अगर बात करें थर्ड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ही डिसीजन मेकिंग में से आएँगे। ये मतलब स्टडी नोट नंबर 3 कितने मार्क्स के हो गए? 28 मार्क्स। केवल डिसीजन मेकिंग वाला जो पोर्शन है वो आपके 28 मार्क्स कैरी करके चलता है। ये दोनों क्वेश्चन अब हो सकता है 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए, 7-7 के 2 आ जाएँ या 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन दे दें या 14-14 के 2 क्वेश्चन दे दें। जो अभी तक पैटर्न देखा है, उसमें एक क्वेश्चन 14 का आता है फिक्स बड़ा क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के आते हैं। अब उसके अंदर मेक और बाय भी आ सकता है, प्रोडक्शन मिक्स भी आ सकता है, जो हमने इंटर में पढ़ा ना, बस आप ये मान लो उसका थोड़ा-सा अपग्रेडेड वर्ज़न है। आपने इंटर में पढ़ा है दोनों में, इवन दो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में था ये। तो उसी का स्लाइटली आप बोल सकते हो अपग्रेडेड वर्ज़न है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है? और इसका होना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे जाके हमें यही चीज़ें मेनली अप्लाई करनी हो। अलग-अलग कंपनीज़ होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट बना रही होती है, फिर एकदम से क्या होता है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो टोयोटा कंपनी है, उसके हमारे टाइम पे एक कार आती थी क्वालिस करके। क्वालिस के बाद में कार इन्होंने लॉन्च करी इनोवा जो अभी आप लोग देखते हैं। पर इनोवा की सेल बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि क्वालिस इतनी पॉपुलर थी, लो मेंटेनेंस, कम प्राइस पे आती थी, 10 सीटर वो भी थी, तो वो कार बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। तो अल्टीमेटली इनोवा को प्रमोट करने के लिए क्वालिस का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो मेक और बाय केवल हमारे वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मेक और बाय और कहाँ-कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, किन-किन जगह पे। तो उसी तरह से अलग-अलग हमें प्रोडक्ट की अब समझो, अगर मार्केट में आप लोगों को कोई स्नैक्स लॉन्च करने हैं, आप लोग अब समझते हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरर बनेंगे और मार्केट में हम लोग कोई ना कोई स्नैक्स लॉन्च करना चाहते हैं लाइक चिप्स, कुरकुरे कुछ भी बोल दो आप लोग। तो उनकी जो प्राइसिंग है वो पहले से डिसाइडेड चल रही है मार्केट में। आपको ₹5 में, ₹10 में, 20 में, इवन फर्दर प्राइसिंग लेकिन हाँ, ये वो प्राइसेज़ है जो पॉपुलर है। अभी आपको अगर स्नैक्स लेने हो तो कौन-सा पैकेट लेना प्रेफ़र करते हो? 10 वाला या 20 वाला? हमारी प्रेफ़रेंस यहीं पे आती है या इसके आगे जाती है? जनरली मेजॉरिटी केसेज़ में यही चीज़ है। तो हमें पता है कि अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, तो प्राइसिंग तो मेरे को 20 के आस-पास ही रखनी है। अगर इससे ज़्यादा प्राइस रखी तो मेरा प्रोडक्ट बिकना ही नहीं है। जैसे एक वो आया था मार्केट में, आपको ध्यान हो तो एक बीच में निकाला था। इसकी जो इनिशियल प्राइसिंग थी कभी देखना कितनी थी? 40 थी जब ये लॉन्च हुआ मार्केट में, चला ही नहीं बिल्कुल भी। इसको अपना प्रोडक्शन सब कुछ रोक करके वापस से अब ये मार्केट में आया कितने में? 20 में आना पड़ा। तो ये टारगेट होता है कि आपको आपका प्रोडक्ट तो 20 में ही बेचना है। अब 20 के अंदर आपकी कॉस्टिंग आनी चाहिए। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो हमने इंटर में बेसिक सारा कवर कर चुके हैं, अब उसी का थोड़ा-सा अपग्रेडेड वर्ज़न कि भई टारगेट कॉस्टिंग हो गया, कि टारगेट कॉस्टिंग मतलब मेरा ₹20 की प्राइस में बेचना है। मैं ₹2 प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करता हूँ, तो ₹18 में मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में। सॉरी, ₹18 में प्रोडक्ट की आनी चाहिए, कॉस्ट आनी चाहिए। तो अब ₹18 मेरी टारगेट कॉस्ट हो गई, उसके हिसाब से मुझे कॉस्टिंग इसकी मैनेज करनी। तो यहाँ पे हम लोग कैसे गए? पूरा रिवर्स। हमें पहले से ही पता है कि हमारे प्रोडक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ सकती है? ₹18। अभी अभी लेटेस्ट में चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली भी इसकी एनाक वॉच। टेक बर्नर की वॉच है, एनाक वॉच। इसने कितने में लॉन्च करी? 7000 में। 7000 जैसे फीचर्स नहीं है। अब बात ये है कि जब अब स्मार्ट वॉच की बात चल रही है, तो 2 कैटेगरी बनती है। एक हाई क्लास में एप्पल, सैमसंग, वन प्लस ये चल रहे हैं।
दूसरी बनती है बजट क्लास। तो अब आपको वो बजट क्लास ध्यान में रखिए, आप लोग अगर नॉर्मल कोई इंसान है तो वो प्राइसिंग लेता है 3000 से लेके 5000 के बीच में। वो 7000 स्विच करेगा ही नहीं। तो ये उसका बजट होता है। तो आपको जब पता है कि सेलिंग प्राइसेस ये होने वाली है, तो आपको अपनी पहले से ही कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ती है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा-सा क्या मैंने क्या बोला आपको, जो आपने इंटर में पढ़ा, उसी से स्लाइटली हमें एडवांस जाना है। ज़्यादा ख़ास ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ अलग है। बट हाँ, आप पहले क्या करते थे? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड फिर टोटल कॉस्ट निकालते थे। टोटल कॉस्ट पहले से पता है, रिवर्स जानना है और चीज़ों को क्या करना है? मैनेज करना है। ठीक है? तो ये आपके कॉस्टिंग का हिस्सा हो गया। तो डिसीजन मेकिंग में 28 मार्क्स के हैं। मैंने आपको शुरू आप लोग है ना पहले से टारगेट फाइनल में होते हैं ना, पहले से स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे करनी। मैं हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं लिख रहा हूँ। ये जब से नया सिलेबस आया तब से लेके लास्ट जो दिसंबर 24 का टाइम हुआ तब तक यही पैटर्न। ठीक है? तो एक तो ये हो गया अपने। फिर अगला देखते हैं। तो सेकंड में से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन, थर्ड में से 28 मार्क्स के क्वेश्चन। वैसे भी कितना लिखा हुआ है 25% तो लिखा हुआ ही है। ठीक है? इसके बाद में एक्टिविटी बेस और जस्ट इन टाइम। इसका एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 7 मार्क्स का स्टडी नोट नंबर 4। एक इधर एबीसी और जस्ट इन टाइम इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा यहाँ। मेजॉरिटी केसेस में एबीसी का क्वेश्चन आता है। अगर 4-5 अटेम्प्ट हुए हैं तो ज़्यादातर एबीसी। जस्ट इन टाइम तो बहुत रेयर केसेस में शायद आज तक बोलूँ तो आए 2-3-4 बार है। एबीसी का एडवांटेज यहाँ ज़्यादा रहता है और एबीसी आपके शायद इंटर में भी था। और आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 90% वही पैटर्न है सेम। तो ज़्यादा कोई एडवांस हो ही नहीं सकता इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट एवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस जिसके अंदर आपके हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपके था। पर हाँ, वो थोड़ा-सा वो बोलते हैं ना एडवांस जो आपके था ना ग्रुप 2 में, ठीक है? रिकन्सिलिएशन भी है, उसकी बेस पे स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं आपको, वो सब कुछ ही। और इवन 2 चीज़ें जो आपके लास्ट कुछ शायद इंटर के सेकंड ग्रुप में जो लास्ट के क्वेश्चंस थे, इन टाइप इस तरह से, तो वो क्वेश्चन उन लेवल पे क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है? वेरिएंस इसका एक क्वेश्चन आ सक मतलब 14 मार्क्स का आएगा, नोट नंबर 5। ठीक है? अब स एक बार 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 2-3 बार 7-7 मार्क्स के आए थे, मटेरियल का डाल दिया, ओवरहेड्स का डाल दिया, इस तरह से या रिकन्सिलिएशन का डाल दिया, इस तरह से। तो कुल मिला के आपके 5 स्टडी नोट्स हैं और उनकी पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। अगर मैं चैप्टर सब्जेक्ट आपके स्टडी नोट वाइज़ बात करूँ, नोट्स मार्क्स एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू। स्टडी नोट नंबर 2 में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके? 7 मार्क्स। नोट नंबर 3 में से 28, 4 में से 7 और 5 में से अराउंड अराउंड आपके 14। ये एमसीक्यू के अलावा हैं। अब अगर एमसीक्यू इसमें जो भी आएँगे, वो इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएँगे। मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ अगर आएँगे, वो भी स्टडी नोट नंबर 3 में से ही आते हैं। जो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ आते हैं जितने भी, वो भी ज़्यादातर किस में से आएँगे? नोट नंबर मतलब स्टडी नोट नंबर 3 इज़ लाइक के आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है? लेकिन हम लोग थोड़ा फ्लो में आए, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि एकदम से चैप्टर इम्पोर्टेंट स्टार्ट करा, तो होता है ना फ्लो ही नहीं हुआ तो आपकी चीज़ें दिमाग में सेट हो नहीं हो। तो पहले ईज़ी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक बंदा है, सर ए के सीएमए फाउंडेशन में 280 मार्क्स आए। तो ये इंटेलिजेंट हुआ, एवरेज हुआ या डफर हुआ? एवरेज, ठीक है? और अगर मानने की पास हो गया, अच्छे नंबर से पास हो गया, हम लोग ये दे। पर जब इसकी मार्कशीट ओपन की,
तब मार्क्स आए अकाउंट्स के अंदर 90, लॉ में, इकोनॉमिक्स में भी 8 और मैथ्स के अंदर आफ्टर गेटिंग 280 मार्क्स और क्या हो गया। तो जब हम लोग ये बेस पे डिसीजन ले रहे थे तब तो हमें लग रहा था एवरेज बच्चा ठीक ठाक पास हो गया, बहुत सही। एंड 280 मार्क्स क्वाइट रेस्पेक्टेबल। तो 280 मार्क्स रेस्पेक्टिंग वे में है कि ऐसा भी नहीं कि जस्ट पास हुआ हो। बट जब हमने डिटेल में समझा तो पता चला कि महाशय क्या हो गए, फेल ही हो गए। जहाँ हमें रेस्पेक्टेबल मार्क्स दिख रहे थे वहाँ सीधा गिर के क्या हो गए, फेल हो गए, चोट। तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली वो है ईबीसी कॉस्टिंग। मैं भी पढ़ता था, ये मैं आपको ये जब भी आप पढ़ते हो ना, व्हाट से पहले हमेशा देखो, तब मेरा हमेशा क्वेश्चन यही रहता था क्यों। हमारी बात समझ में, मतलब अभी मैं एक्चुअली इसके अलावा एनएवी के अंदर जॉब भी कर रहा हूँ। तो जब हम लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं ना, तो बाकी सब तो ठीक है, वो समझाते हैं, वो नोट डाउन कर लेते हैं। मेरे दिमाग में ये घूमता रहता है कि ये क्यों हुआ। अब जब ये मेरे को वाई समझ में आया ना, तो मैं उन सबसे स्लाइडली आगे हूँ चीज़ें, मतलब मैनेज करने में या अकाउंटिंग करने में, इन सब में। क्यों? मैंने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं, मैंने इसके ऊपर फोकस, शुरू से मेरी जो हैबिट रही है पढ़ने में भी, इन सब में भी, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि चीज़ है क्यों। अगर क्यों का आंसर में समझ में आ गया तो वो क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, वो सब मैं दिमाग में आने लग जाए। मेरा प्राइम फोकस ये रहता है कि ये चीज़ क्यों है, चाहे वो मैथ्स के टॉपिक्स हों या स्टैटिक्स हों या ये भी। तो मेरा टारगेट यही रहता था, क्वेश्चन पहला ये रहता था कि ये चीज़ है क्यों। मतलब एबीसी कॉस्टिंग ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नाम से क्लियर है कि जहाँ पे कॉस्टिंग किसके बेस पर, एक्टिविटीज़ के बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है, मीनिंग तो ओके, डेफिनेशन ओके है। बट क्यों है, क्यों का एक सबसे अच्छा आंसर है, ये जो हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था, जब हम लोग टोटल के बेस पर जजमेंट ले रहे थे, ये थी हमारी एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम लोग जो हमारे पास प्री डिसाइडेड या ऑर्थोडॉक्स टूल्स होते, उसी के अंदर रह के हमारी कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट कर देते, चाहे वैसा हुआ हो या नहीं हुआ हो। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, अगर किसी भी चीज़ की मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी, बहुत सिंपल वे में मुझे किसी को समझाना है, मैं बोलूँगा भाई टोटल कॉस्ट में दो चीज़ होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल हो सकते हैं, तो अगर डिफाइन करना हो तो बोल सकता हूँ आइडेंटिफाइड, और इजी लैंग्वेज बनाऊँ इसकी मैं, रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मैं राइट? ठीक है, इजी है। फिर डायरेक्ट कॉस्ट, अगर मैं इसको ना बोलूँ डेफिनेशंस, ठीक है वो बच्चों के लिए ठीक रहती है, हम लोग सीए में फाइनल में हैं, तो डेफिनेशन की बजाय हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल मैं ट्राई यही करूंगा कि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूं जिससे आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओ और लॉन्ग टर्म याद रह जाए। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं हमारे इसी ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो यहाँ पे हर एक क्लास के अंदर पैनल, लैपटॉप, पेन, कैमरा, ये सब कुछ है, हर एक क्लास में है। अगर रूम वाइज कि रूम नंबर 1 में, 2 में, 3 में पैनल की कॉस्ट क्या है, तो इजीली बता सकता हूँ
कि रूम नंबर 1 में इतने का पैनल आया, रूम नंबर 2 में इतने का पैनल आया, रूम नंबर 3 में इतने का पैनल आया, ईज़िली बता सकता हूँ? या मुझे सोचना पड़ेगा? नहीं, रूम नंबर 1 में गया पैनल देखा, अच्छा ये पैनल तो इतने का है। रूम नंबर 5 में गया, अच्छा ये पैनल है, ये पैनल इतने का है। तो ये कौन-सी कॉस्ट हुई? डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि पैनल, लैपटॉप, कैमरा, पेन मिला के अगर 2.5 लाख का खर्चा हो रहा है, तो वो 2.5 लाख तो मुझे कन्फर्म पता है, या मुझे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं बता सकता हूँ कि रूम नंबर 6 के अंदर टोटल जो एक्सेसरीज़ हैं, उनके ऊपर 2.5 लाख का खर्चा हुआ। सॉर्टेड है? तो जो एक्सपेंसेस आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज़ रूम नंबर 6 से रिलेटेड पता है, तो वो कौन-सी हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें पता है ना। पर कन्फ्यूज़न वहाँ होगा जब मैं बोलूँ, यहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूट का लाइट बिल जो आया वो आया रुपी। अब बताओ हर एक रूम में लाइट कितने की यूज़ में? मैंने आपसे पैनल पूछा, अच्छा मैं ये पूछूँ हर एक रूम में एसी कितने रुपए का लगा वो बता सकते हो आप लोग? पर मैं पूछूँ हर एक रूम में एसी ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम की, क्या वो पॉसिबल है? लेकिन तो यहाँ पे ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड और इसको मैं अगर बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बोलूँ, कॉमन कॉस्ट या फिर ये ना देखो समझो, जो कॉमन था हमें नहीं पता था, अब मैंने आपको पहले बोला पैनल, कैमरा इनकी कॉस्ट बताओ तो आपने बता दी ना एक बार में, बता सकते हो अगर नॉलेज में हो तो बता सकते हो। बट ऑन अदर हैंड मैं बोलूँ अब बताओ लाइट बिल 50,000 लाइट बिल आया, आपके रूम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम हुई बताओ? सब लोग गेस करोगे? सबके जो अमाउंट्स हैं वो क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। किसी ने किसको बेस बनाया? कोई हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि अभी सर्दी है, तो हमारे रूम में तो 2 लाइट ही चलती है, तो 2 लाइट के हिसाब से इतनी इलेक्ट्रिसिटी आई होगी। कोई दूसरा बोलेगा नहीं आपकी रूम के अंदर फ्लैट पैनल ये सब भी यूज़ में है, इनकी कॉस्ट इतनी आई होगी। एक का जो बेस है वो अलग-अलग। कोई तीसरा पर्सन आके बोलेगा, यार आपका रूम बड़ा है, तो आपके रूम में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होती है, हमारा रूम छोटा है तो हमारे रूम में कम। तो बस सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में यही है, इन एक्सपेंसेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ? नॉर्मल है, मैं आपसे पूछ बहुत बेसिक है, यहाँ पे मुझे समझाओ, आप लोग अपने-अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? कोई आइडिया किसी को भी? नंबर ऑफ यूनिट्स, पर यूनिट्स पता कैसे चलेगी अपने को? हर एक रूम के बाद मीटर लगाओ या तो, ठीक है? तो वो तो और हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा क्योंकि वैसी वायरिंग वैसा सब कुछ करना पड़ेगा, एक, ठीक है? हम लोग कर सकते हैं, ये कभी नहीं बोलूँगा जब मकान किराए पे देते हैं लोग, तो करते हैं ना, ऊपर वाले जैसे 2 यूनिट है, तो दोनों यूनिट का क्या करते हैं, मीटर अलग करवा देते हैं। करते हैं दैट इज़ पॉसिबल बट अगर यहाँ पे बहुत से रूम्स हैं, तो ये करना थोड़ा-सा कॉस्टलियर साइड चल जाएगा। आ रही है बात समझ में? दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल और कुछ रूम वाइज़, एरिया वाइज़ तो ये जो बेसिस आप लोग जो बोल रहे हो ना, वो सारे बेसिस हो जाते हैं ट्रेडिशनल के। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जहाँ एरिया हो गया, यूनिट्स हो गई या फिर नंबर ऑफ लाइट नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, हम लोग उन चीज़ों को बेस बना लेते हैं। एक तरीका तो वो हो गया, जो लिटरली एक ऑर्थोडॉक्स तरीका था, पर ये कितना एक्यूरेट होगा? हो सकता देखो, अब यहाँ पे एक ही पॉइंट ये रहेगा, चांसेस है कि हाँ, आपने एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। या ये भी हो सकता है ना कि आपने एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो। इससे क्या होगा, जो प्राइसिंग है, वो आपके इम्पैक्ट करेगी। कॉस्टिंग से प्रॉफिट वगैरह इम्पैक्ट करेंगे।
हम लोग प्रॉफिट क्या मानते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट एक्यूरेट नहीं है, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? प्रॉफिट पे। आ रही बात समझ में? तो ये उन कंपनीज़ के लिए बहुत टारगेटिंग रहता है, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमूल हो गया, आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं कैडबरी के प्रोडक्ट्स हो गए। तो जहाँ पे एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़फुल रहती हैं। क्योंकि जो मेथड्स है बनाने की, वो मोस्ट ऑफ जगह तो सेम ही रहती है ना। एक पॉइंट पे जाके उनको हल्का-हल्का क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कैडबरी की, तो चॉकलेट्स है। तो चॉकलेट्स में क्या है, नॉर्मल, फ्रूट एंड नट या अलग-अलग उन्होंने बना दिया। तो कितना डिफरेंशिएट होगा? बेसिक तो सेम ही है। बेसिक सब में क्या है, चॉकलेट। अब चॉकलेट में अगर आपने फ्रूट एंड नट ऐड कर दिए थोड़े से, तो वो क्या बन गई? फ्रूट एंड नट। दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस है। एक 80 की और दूसरी कितने की है? 90 की। आ रही है समझ में? तो आपको ये डिसाइड करना, कॉस्ट कितनी उनमें जो बेसिक खर्चा है, जो अपने चॉकलेट बनी, वो खर्चा किसमें कितना-कितना। एक तो थी हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल में हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल में तो ओवरहेड्स है। एरिया, लेबर आवर्स, वैल्यू ऑफ एसेट। हम लोग क्या करते हैं, और भी बेसिस हो सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्री डिसाइडेड है, हमारे दिमाग सेट है। रेंट है, एरिया वाइज बांट दो। आ रही बात समझ में? अब इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, एरिया वाइज बांट दो। अब इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, लेट मी से ये आपकी बिल्डिंग है, दो पार्ट है, ए और बी। ये 50%, ये भी 50%। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आया आपके, लेट मी से 10,000 रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया के बेस पे बांट देते हैं इसको। ए पोर्शन का कितना? 5,000। बी का कितना? 5,000। बात खत्म। बट पता चला आपको कि जो इंश्योर्ड अमाउंट वो थी 5 लाख, और इसकी जो इंश्योर्ड अमाउंट थी वो थी 15 लाख। यूज के हिसाब से ये बिल्डिंग कम यूज में आ रही थी, ये पोर्शन कम यूज में आ रहा था, तो हमने इसकी इंश्योर्ड अमाउंट कम रखी। ये ज्यादा आ रहा था, इसकी हमने इंश्योर्ड अमाउंट क्या रखी? ज्यादा। तो अब ऑब्वियस बात है ना, जिसकी इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा है उसका प्रीमियम भी तो ज्यादा आया होगा। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का सबसे बड़ा लूप होल क्या था, या लूप होल क्या है, वो ना चीजों को डीपली वेरीफाई नहीं करते हैं। वहां पे फिक्स है कि इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है ना, एरिया हमें पहले से पता है, एरिया में बांटना है। रेंट बोलूं, रेंट क्या हो गया? एरिया। पर कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं, नीचे वाले फ्लोर का रेंट ज्यादा होता है, ऊपर वाले फ्लोर का होता है रेंट कम होता है। स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। भले ऊपर नीचे है, पर नीचे रूम ज़्यादा है, ऊपर रूम कम है, या नीचे रूम कम है, ऊपर रूम ज़्यादा है। ये सब कुछ भी तो पॉसिबल है। तो हाउ कैन वी डिवाइड द रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? ना है था, मैंने आपको बोला था, होगा बिल्कुल सिंपल। हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट एक्सपेंसेस को अलोकेट करती है, बट वो एग्जैक्टली या बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में नहीं हो। तो हमें जब किसी प्रोडक्ट की एक्यूरेट प्राइसिंग या फिर एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो,
हमें और डीप में जाके चेक करना सच में ये एक्सपेंसेस की तरह से अरेंज होंगे या अलोकेट होंगे या नहीं होंगे। वो जो हम लोग बेसिस डिसाइड करते हैं, वो जो हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड, ये जो हमने करा, मार्क्स के हमने एक-एक सब्जेक्ट के मार्क्स को चेक करा, तो हमें पता चला कि ये बंदा फेल हुआ। अदरवाइज़ हमें तो लग रहा था कि रिस्पेक्टेबल मार्क्स हैं, एवरेज बच्चा है, ठीक। आ रही बात समझ में? तो ये जो बेस बनाया हमने, आई बात समझ में? एबीसी में क्या होता है, हम लोग सीधे कॉस्ट को डिवाइड नहीं करते। कॉस्ट में हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉस्ट अराइज़ किस कारण से हुई? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ऐसे ही नहीं आया। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आया इंश्योरेंस करवाने से। तो हमने इंश्योरेंस कितने रुपए का करवाया, तो उसके बेस पे प्रीमियम आया होगा। तो हमारे लिए ये नहीं है कि रेंट, इंश्योरेंस सबको एरिया बेस पे बाँट दो, नहीं। रेंट है, तो रेंट आप देखो, भई ठीक है, दोनों में सिमिलर ही चल रहा है तो एरिया वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं है, तो आप चेक करो कि भई ऊपर वाले फ्लोर का, नीचे वाले फ्लोर का रेंट क्या है, क्या नहीं है। तो हम लोग रेंट को एरिया पे ले सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योर्ड अमाउंट पे डिपेंड होगा। हर एक एक्सपेंसेस की डिपेंडेंसी हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, यहाँ पे एक्सपेंसेस सीधे, एक सीधी एग्ज़ाम बात करूँ मैं, कि कोई कंपनी इसके 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो क्या, जो भी एक्सपेंसेस हुए, तो वो डायरेक्ट उन चारों में डिस्ट्रीब्यूट, बट अगर कोई समझदार इंसान होगा वो चेक करेगा और क्यों? कोई भी एक्सपेंसेस क्यों हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो, दूसरे एक्सपेंसेस अगर मुझे पता होंगे, मैं उनको क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर, पैनल, लैपटॉप, कैमरा, ये तो लगने हैं, ये तो कंपल्सरी हो गया, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो। बट दूसरे जैसे लाइटिंग का हो गया, आ रही बात समझ में? मैं लाइटिंग के एक्सपेंसेस को तभी कंट्रोल कर पाऊँगा जब मुझे इस रूम की एग्ज़ैक्ट प्राइसिंग पता होगी। और उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मैं देख सकता हूँ जैसे आपने बोला था यूनिट, ठीक है? सबसे अच्छा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, सब रूम के बाहर मीटर लगवा दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा हो सकता है आपको आगे कॉस्ट मैनेजमेंट में रिकवरी दे दे। हमारी बात समझ में? तो इसलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कल, वो हम लोग जेन्युइनली स्टार्ट करेंगे इसी कॉस्ट, ठीक है? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल आप लोग उतना ईज़ी हो सकता है, उतना ईज़ी समझा दूँगा। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, ये बात बोल सकते हो कि ये आपके 7 टू 10 मार्क्स का टॉपिक है और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है। एक बार जो जस्ट इन टाइम आया था, बाकी हर बार एबीसी कॉस्टिंग ही है। जब हम लोग नेक्स्ट कल क्लास स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे एबीसी कॉस्टिंग।